चिट्ठी पढ़कर राघव और पायल सकते में आ गए और सोचने लगे कि यह सच जानकर जब हम खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो भला नीता कैसे खुद को संभाल पाती। नीता की एक बात और उनको परेशान कर रही थी, वह यह थी कि चिट्ठी आधी अधूरी थी। नीता कुछ और भी बताना चाह रही थी, फिर यह चिट्ठी उसने अधूरी क्यों छोड़ दी, यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। तब उन्होंने सोचा कि चलकर चाचा चाची से इस बारे में बात करते हैं। इधर सलील नीता की मौत से सदमे में था, उस वक्त ही नहीं मिल पा रहा था कि राघव के घर जाकर नीता के बारे में बात कर सके, क्योंकि सलील माँ पापा को ही संभालने में लगा था, जो कि नीता की मौत के सदमे से बीमार चल रहे थे। परंतु राघव जब घर आया तब भी सलील को मौका नहीं मिल पाया राघव से अकेले में बात करने का। वह राघव से बात करने का अवसर निकाल पाता उससे पहले ही पायल और राघव चिट्ठी को लेकर चाचा चाची के कमरे में आ गए और सलील को भी वहीं कमरे में बुला लिया। तब पायल ने वह चिट्ठी सबको पढ़ाई। चिट्ठी पढ़कर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। फिर पायल के पूछने पर नीता की माँ ने बताया कि रंजना ने बताया था कि उसने खुद अपनी आंखों से राघव और नीता को आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। तब पायल रंजना पर भड़क उठी, यह क्या किया तुमने? तुम राघव और नीता पर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? उस दिन तो राघव के साथ बेडरूम में मैं थी, ना कि नीता। नहीं दीदी, आप तो घर पर ही नहीं थी और नीता ने उस दिन हरी साड़ी पहनी हुई थी और मैंने उसी को जीजा जी के साथ देखा था। रंजना अपनी बात पर अड़ी रही। यह सुनकर पायल ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाकर बोली कि जब तुम हकीकत जानती ही नहीं हो तो क्यों इतना अड़ रही हो अपनी बात पर? तुमने कैसे एक साड़ी के आधार पर यह तय कर लिया कि वह नीता ही थी? अरे वह साड़ी राघव ने नीता को दिलाई थी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आई थी। राघव ने वैसे ही साड़ी एक और खरीदी थी, जो कि मेरे लिए थी। जिस दिन तुम घर पर आए थे तो मैं वही साड़ी पहनकर बाहर गई थी, परंतु जब शाम को मैं बाहर से लौटी तो मैंने सोचा था कि ऊपर कमरे में तुम लोगों के पास जाने से पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से साड़ी पहनने के कारण मैं काफ़ी बंधा बंधा महसूस कर रही थी और चेंज करने की सोच रही थी कि तभी एल्बम लेने के लिए वहाँ राघव आ गए थे, जो कि उस वक्त उस साड़ी में मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मैं ही उनकी बाहों में थी। नीता तो उस वक्त तुम लोगों के लिए गुलाब जामुन लेने मार्केट गई हुई थी। मार्केट से आने के बाद नीता ने मुझे बताया था कि रंजना भाभी और सलील का बहुत मन कर रहा था गुलाब जामुन खाने का। तुमने बिना सोचे समझे और बिना चेहरा देखे कैसे डिसाइड कर लिया कि वह नीता थी? तुम्हारी एक गलत फहमी की वजह से नीता की जान चली गई। यह सारा नज़ारा देखकर चाचा का रोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने क्यों अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं किया। और सुनीता के पापा तो जैसे अर्श से फर्श पर गिर पड़े, अपना सर पकड़ के धम से कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उनकी अपनी गलती की वजह से उन्होंने अपनी इतनी प्यारी बेटी नीता को खो दिया। इधर सलील ने रंजना को अपना फैसला सुना दिया था कि रंजना ने पूरी बात बिना जाने ही नीता पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम लगा दिया था। अब वह रंजना के साथ एक पल भी नहीं रह सकता है, उसे वह तलाक देगा। उसकी वजह से उसने अपनी प्यारी बहन को खो दिया। तभी राघव बोल उठा कि सलील, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात कुछ और ही है। वह यह है कि आखिर वह कौन सी बात थी जिसे नीता हमें बताना चाह रही थी, और फिर नीता ने वह चिट्ठी क्यों अधूरी छोड़ दी? यही दोनों बात मुझे परेशान कर रही हैं। राघव की बात से सभी घरवाले परेशान हो गए उस अधूरी चिट्ठी को लेकर, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीता क्या कहना चाह रही थी और क्यों यह चिट्ठी अधूरी रह गई। सब हैरानी परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे। सबके सब जैसे बुत बन गए थे। कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। तभी रंजना ने रोते हुए सलील और राघव से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलतफहमी की वजह से मुझे इतना बड़ा अपराध हो गया जिसका पश्चाताप तो मैं मरकर भी नहीं कर सकती। गुस्से में सलील ने अपना मुंह रंजना की तरफ से दूसरी तरफ फिर
फेर दिया। तब रंजना ने रोते हुए राघव के पैर पकड़ लिए और कहा, जीजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। राघव ने रंजना को पैरों में से उठाकर खड़ा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, परंतु रंजना के रोने और बार बार माफ़ी मांगने के कारण राघव ने सलील को शांत रहने के लिए कहा और सबको सोचने समझने के लिए कहा कि अगर किसी को कुछ पता है नीता के बारे में तो वह बता दे। परंतु किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर सुनीता की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और रोते रोते नीता की माँ को बेहोशी छाने लगी। तब सलीम और पायल ने उनको पकड़कर बेड पर लेटा दिया। घर का माहौल बहुत ही गमगीन हो चुका था और अब उस घर में रुकना राघव के लिए असंभव हो रहा था, क्योंकि जिस कारण नीता को जान देनी पड़ी थी उस वजह से अब राघव का उस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। तब नीता की माँ के होश में आने के बाद राघव पायल से घर चलने के लिए कहने लगा। तभी सलील ने राघव और पायल को रोकने के लिए कहा, लेकिन राघव ने मना कर दिया। तब सलील पायल को जिद करके कुछ दिनों के लिए रोक लिया। पायल भी राघव के साथ घर जाना चाहती थी, क्योंकि उन घर वालों ने अपनी बेटी के साथ साथ उसके पति पर भी इल्ज़ाम लगाए थे। परंतु सलील की जिद के कारण और नीता के बारे में सोचकर पायल बेमन के वहां घर ही रुक गई। राघव घर पहुंच चुका था, परंतु चैनी से वह घर में टहलने लगा। उसके दिल दिमाग में सिर्फ नीता का ही चेहरा घूम रहा था। अचानक राघव अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फ़ोन करता है। फ़ोन पर पूरी बात करने के बाद राघव फिर से बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है और फ़ोन का इंतज़ार करता है। इधर पायल, जो कि नीता के कमरे में ही रुकी हुई थी, उसके दिल दिमाग में हलचल चल रही थी और पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही थी। सारा सामान उलट पलट करने में लग जाती है। अलमारी के सब कपड़े बाहर निकाल निकाल के फेंकने लगती है। तब अचानक उसको नीता के कपड़ों में उसका फ़ोन छुपा हुआ मिल जाता है, जो राघव ने चलते समय नीता को गिफ्ट में दिया था। पायल मोबाइल को लेकर ऑन कर देती है और उसमें कुछ सर्च करने लगती है। तभी पायल को एक वीडियो क्लिप मिलता है, जिसे देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। पायल धम से बेड पर बैठ जाती है और राघव को फ़ोन मिलाकर रोने लगती है। राघव पायल का रोना सुनकर घबरा जाता है और पायल से रोने का कारण पूछता है। तब पायल उसे सब बताती है। सारी बात सुनकर राघव का कलेजा हिल जाता है और राघव बदहवास पायल के पास नीता के घर पहुंचता है। अचानक राघव को घर आया देखकर सब चौंक जाते हैं। कोई कुछ पूछ पाता उससे पहले ही राघव नीता वाले कमरे में पायल के पास पहुंच जाता है। पायल राघव को देखते ही दौड़कर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तब राघव कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और पायल से वीडियो क्लिप दिखाने को कहता है। वीडियो देखते देखते राघव का दिल बैठा चला जाता है और पायल के साथ साथ राघव की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इधर सब घरवाले परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या बात है जो कि राघव को अचानक आना पड़ा। कमरे में आखिर दोनों क्यों बंद हैं? परंतु कमरे का दरवाज़ा खटखटाना उन लोगों को सही नहीं लगा, इसीलिए राघव और पायल का कमरे से निकलने का इंतजार करने लगे। इधर जब राघव और पायल रो चुके होते हैं, तब राघव खुद के साथ साथ पायल को संभालता है और किसी को फ़ोन लगाता है। काफ़ी देर तक जब कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता तो सलील दरवाज़ा खुलवाने के लिए जैसे ही उठता है, वैसे ही पायल और राघव कमरे से बाहर आते हैं। इधर गेट पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर सलील दरवाज़ा खोलने जाता है। जैसे ही सलील दरवाज़ा खोलता है तो सामने पुलिस को देखकर हैरान हो जाता है। पुलिस वाले घर के अंदर आ जाते हैं। तब पायल रंजना के करीब जाती है और एक ज़ोरदार आवाज़ गूंज उठती है। सब हैरानी से उधर देखने लगते हैं। रंजना के गाल पर पायल की उंगलियों के निशान छप जाते हैं। रंजना गुस्से में पायल को मारने के लिए हाथ उठाती है, पर तभी राघव बीच में आकर रंजना का हाथ पकड़कर झटक देता है और कहता है कि बस रंजना, अब और नहीं, तुम्हारी अब कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। खबरदार, जो मेरी पायल की तरफ हाथ उठाने की हिम्मत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब घरवाले यह देखकर परेशान हो रहे थे। तब सलीम कहता है कि जीजा जी, यह सब क्या हो रहा है?
और पुलिस यहाँ क्या कर रही है, हमें भी तो पता चले कि आखिर बात क्या है। तब राघव ने मोबाइल में वीडियो चला दिया। सब ने मोबाइल में देखा कि नीता ने रूम का दरवाज़ा किसी के खटखटाने पर खोला तो देखा सामने रंजना खड़ी है। रंजना नीता को साइड में करके कमरे के अंदर आते हुए बोलती है, और बताओ नीता डार्लिंग, कैसे मिजाज हैं तुम्हारे। नीता, अब क्या करने आई हो कमरे में, शर्म नहीं आई आपको ऐसा घटिया झूठ बोलते हुए। रंजना जहरीली मुस्कान के साथ नीता को देखते हुए बोलती है, भला मुझे क्यों शर्म आएगी, नाजायज़ रिश्ता तुमने बना रखा है, मैंने नहीं, समझी स्वीटहार्ट। नीता आग बबूला होते हुए, बिना सच जान कैसे कह सकती हो आप, मैंने बताया था ना कि वह मैं नहीं थी जिसे आपने हरी साड़ी में देखा था, वह पायल दीदी थी। क्योंकि उस दिन मैं और पायल दीदी ने एक जैसी साड़ी पहन रखी थी। तभी रंजना हंसने लगी। रंजना को हंसता देख नीता बोलती है, ऐसी हरकत के बाद आप हंस रही हैं क्यों, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो आपने इतना बड़ा झूठ बोला। रंजना, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरी जान, बिगाड़ा तो उस राघव ने है जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती हूँ। नीता जैसे ही रंजना के मुँह से राघव का नाम सुनती है चौंक जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने जीजाजी के बारे में, जीजाजी ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और फिर तुम तो उस दिन पहली बार मिली थी ना जीजाजी से, फिर ऐसा क्यों कह रही हो। रंजना दांत भींचते हुए, सही कह रही हो तुम, वह मुझे उस दिन पहली बार मिले थे पर मैं उनसे पहली बार नहीं मिली थी। राघव की फ़ोटो से मैं रोज़ बातें किया करती थी कि वह दिन कब आएगा जब मेरा बदला पूरा होगा। रंजना का ऐसा रूप देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, और यह कौन से बदले की बात कर रही हो। रंजना, हाँ, ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने ही आई हूँ। अब सुनो मेरी बात, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, अगर मेरी दुश्मनी है तो राघव से। मैं काफ़ी समय से राघव से बदला लेने के लिए अवसर तलाश कर रही थी पर मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। तब मैं तुम्हारे भाई सलील को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी की और इस घर की बहू बन गई। मुझे पता था कि पायल से तुम्हारा परिवार बहुत प्यार करता है, तो जाहिर सी बात है उसका पति होने के कारण राघव का भी बहुत सम्मान है इस परिवार में, और बस मुझे मौका मिल गया इस घर की बहू बनकर। मैं इस घर में आना चाहती थी ताकि अवसर मिलने पर मैं ही राघव की ज़िंदगी में जहर घोल सकूं, और उस दिन मुझे वह अवसर मिल गया। मुझे पता था कि राघव जीजाजी की बाहों में पायल दीदी थी, पर उन्हें हरी साड़ी में देखने के बाद मेरे दिमाग में एक खूबसूरत सा आइडिया आया और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। परंतु मेरे इस प्लान को कामयाब होने के लिए ज़रूरी था कि पायल का सलील के सामने दूसरे कपड़ों में आना, क्योंकि सलील तुम्हें हरी साड़ी में पहले ही देख चुका था। मैं चाहती थी, इसलिए पायल को दूसरे कपड़ों में देखेगा तो मेरी बात को झूठा साबित नहीं कर पाएगा। और बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब पायल शरीर से मिलने ऊपर कमरे में आए, पर पायल ने तो मुझे दोगुनी खुशी दे दी। साड़ी ना पहनकर सूट पहन के आ गई। मुझे तो मुँह मांगी मुराद मिल गई और मैं अपने प्लान को अंजाम दे दिया। परंतु अफसोस, इस प्लानिंग का शिकार तुम्हें बनना पड़ा। अब क्या करूं, मुझे तो बस एक बात याद है कि मुझे अपना इंतकाम पूरा करना है। अब चाहे इस इंतकाम में कोई भी जले। वैसे भी तुम्हें भी तो बहुत लगाव हो रहा था अपने जीजा राघव से। अब राघव के टच में आने वाले हर इंसान को कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मुझे किसी की परवाह नहीं, अगर परवाह है तो बस अपनी कसम की, जो मैंने अपनी बहन सीमा के मरने पर खाई थी। रंजना का ऐसा घिनौना रूप देखकर नीता सकते में आ चुकी थी। वह बस रंजना के हर एक शब्द को सुने जा रही थी। रंजना नीता को सीमा के बारे में बताने लगती है। सीमा मेरी बहन थी, हम दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। बहुत प्यार था हम दोनों बहनों में। कोई भी बात होती थी दोनों एक दूसरे से शेयर करती थी, कभी कोई बात ना छुपाती थी। सीमा ने मुझे बताया था कि वह अपनी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से बहुत प्यार करती है। मेरे पूछने पर उसने बताया था कि अभी तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, पर जल्द ही वह अपने प्यार का इजहार करेगी उससे। उस लड़के को जब भी कोई परेशानी होती थी तो सीमा उसकी हर परेशानी को दूर करने में उसका साथ देती थी। सीमा और उस लड़के के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन सीमा उस लड़के से अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है कि तभी वो लड़का उसे एक न्यूज़ देकर सरप्राइज़ कर देता है। यह बात कि
उसे कोई और लड़की पसंद आ गई है, उसी से उसकी शादी होने वाली है। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि पायल थी और वह लड़का राघव था। सीमा ने यह सब जानने के बाद भी हिम्मत करके राघव से अपने प्यार का इजहार किया, परंतु उस कमीने राघव ने सीमा के प्यार को ठुकरा दिया और कहा कि वह उसे सिर्फ दोस्त की नज़र से देखता आया है और वह उसे नहीं बल्कि पायल से प्यार करता है और पायल से ही शादी करेगा। पहली बार सीमा और राघव की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही थी। सीमा ने बहुत कोशिश की कि राघव पायल को भुला दे और उससे शादी कर ले, पर राघव पर तो पायल का भूत सवार था, तो वो सीमा को रोता छोड़कर अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर चला गया। पायल से शादी करने के लिए सीमा टूट चुकी थी क्योंकि उसने राघव से बेइंतहा प्यार किया था। पायल के बीच में आने से सब गड़बड़ हो गया। सीमा कंपनी की तरफ से दिए गए फ्लैट में रहती थी। मैं उसकी हिम्मत देने के लिए पहुंचने ही वाली थी कि मुझे खबर मिली कि सीमा ने सुसाइड कर ली है। मेरी जान से प्यारी बहन की मौत का जिम्मेदार राघव था। तभी मैंने कसम खाई थी कि अपनी बहन के हत्यारे से मैं बदला लेकर रहूंगी और जिस लड़की की खातिर उसने मेरी बहन के प्यार को ठुकराया था, मैं उसके प्यार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लूँगी। रंजना जब यह बातें बता रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे सीमा को याद करके। तब रंजना ने अपने आंसू साफ किए और देखा नीता की आंखों में भी आंसू थे। रंजना ने नीता की आंखों के आंसू भी साफ किए और कहा, मुझे माफ़ कर दो नीता, अब राघव के टच में होने के कारण तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि जितना मैं तुम्हारे और राघव के इस झूठे रिश्ते को हवा दूंगी उतना ही राघव और पायल के बीच दूरियां बढ़ेंगी और जिस दिन पूरी तरह से राघव बर्बाद हो जाएगा उसी दिन मेरा इंतकाम पूरा होगा और मैं राघव को इतना मजबूर कर दूंगी कि उसे भी मेरी बहन की तरह सुसाइड करनी पड़ेगी। नीता जो बुत बन के इतनी देर से रंजना की बातें सुने जा रही थी, अचानक खुद को संभालते हुए बोली, छी छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी इस घटिया हरकत पर। और किस प्यार की दुहाई दे रही हो? वह प्यार जो कभी राघव जीजाजी ने तुम्हारी बहन से किया ही नहीं। तुम्हारी बहन का प्यार एक तरफा था और एक तरफा प्यार के कोई मायने नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हम जिसे चाहें वो भी हमें चाहे। प्यार कभी भी ज़बरदस्ती से नहीं किया जाता। प्यार तो दो दिलों की सहमति से होता है। तुम्हारी बहन पहले ही गलती कर चुकी है सुसाइड करके, पर अब तुम गलती ना करो। सीमा के इजहार करने पर राघव जीजाजी ने उसे सच बता दिया था। जरूरी तो नहीं कि दोस्ती है तो प्यार भी होगा। सीमा को समझना चाहिए था और एक अच्छे दोस्त की तरह राघव जीजाजी की खुशी में खुश होना चाहिए था और फिर हो सकता था कि सीमा को आगे चलकर राघव जीजाजी से भी अच्छा लड़का मिलता। देखो, सीमा के मरने की बात सुनकर मुझे भी दुख हुआ है, परंतु इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। पर सीमा की मौत उसकी गलत जिद का नतीजा थी, लेकिन अब सीमा की तरह तुम गलती ना करो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और अब अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जियो और हम सबको भी जीने दो। सबको सच बता दो, वरना मैं अभी बाहर जाकर तुम्हारे बारे में सबको सच बता दूंगी। रंजना का कोई उत्तर ना पाकर नीता कहते हुए कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। ठीक है, तुम नहीं बताती तो मैं ही सबको सच बता देती हूँ। तभी रंजना नीता का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, क्या बताओगी सच? किसे बताओगी? क्या तुम्हारे इस सच पर कोई तुम्हारे घर वाले विश्वास करेंगे? क्या उन्होंने तुम्हारी पहली बात पर विश्वास नहीं किया तो अब दूसरी बात पर क्या विश्वास करेंगे? हाँ, तुम्हारी इस तरह बोलने से एक काम ज़रूर हो जाए कि सलील तुम्हारा प्यारा भैया, जिसको तुम पर कहीं ना कहीं अभी भी विश्वास है, उसका विश्वास टूट जाएगा जब सुनेगा कि बहन ने खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसकी बीवी को फंसा दिया है। तब तो पक्की बात है सलील ही तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरी सच्चाई बाहर लाने के लिए। सो डियर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप तमाशा देखते रहो, जो हो रहा है उसे होने दो। मानती हूँ कि इन सब बातों के चक्कर में तुम भी पिस रही हो, पर थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी अपने प्यारे जीजा और अपनी भाभी की खातिर। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता तब तक खामोश रहना। वैसे भी तुम्हारे घर वाले कान के कच्चे हैं। अपनी ही परवरिश पर विश्वास नहीं रखा तो दूसरे तो फ़ायदा उठाएंगे ही ना। और यदि तुमने फिर भी मुंह खोलने की कोशिश करी तो
अभी जो बात तुम्हारे घर वालों ने घर के अंदर दबा रखी है उसे मैं बाहर ले आऊँगी। फिर सफाई देती रहना पूरे खानदान को। तुम्हारे घर वालों की और राघव की बेइज्जती तो हो ही जाएगी, पूरी दुनिया के सामने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम लोग। और फिर तुमने देख ही लिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कितना विश्वास करते हैं तुम पर। जब तक असलियत का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तब तक तुम्हारे मम्मी पापा आत्महत्या कर चुके होंगे। इधर तुम्हारा घर बर्बाद, उधर राघव का घर बर्बाद, और मैं भी सलील को छोड़ दूंगी और सलील की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। यह सब कहकर रंजना भयानक हंसी हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम्हारे हाथ में है नीता कि तुम्हें चुप रहना है या सच बोलकर सबको मुसीबत में लाना है। मैं यह तुम पर छोड़ती हूँ। इतना कहकर हंसती हुई रंजना बाहर चली जाती है। रंजना के कमरे से निकलते ही नीता दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। तब रोती रोती बड़बड़ाती है, क्यों मम्मी पापा आपने मेरा विश्वास नहीं किया? आखिर क्यों आपको अपनी ही परवरिश पर भरोसा नहीं है? आज आप लोगों का विश्वास मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। पर मैं रंजना भाभी को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे मोहरा बनाकर इस घर की और पायल दीदी के घर की बर्बादी करे। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो रंजना भाभी, दीदी और राघव जीजा के बीच में कभी दूरियां नहीं बना पाएंगी और ना ही मेरे माँ बाप को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं रंजना भाभी को किसी भी कीमत पर फ़ायदा उठाने नहीं दूंगी। मेरे पास रंजना भाभी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यह बात भी सही है कि जब मम्मी पापा ने पहले ही मेरी बात का विश्वास नहीं किया तो अब क्या विश्वास करेंगे। परंतु रंजना भाभी ने मेरे और जीजा जी के ऊपर जो गंदा इल्ज़ाम लगाया है, मेरे मरने के बाद तो मम्मी पापा को यकीन हो जाएगा कि मैं सही थी और तब तो मेरी रंजना भाभी के बारे में बताई हुई बात पर विश्वास करेंगे। और ऐसा कहकर नीता चिट्ठी लिखने बैठ जाती है। नीता चिट्ठी लिख रही होती है कि फिर से किसी के दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ होती है। एकदम नीता घबरा जाती है और जल्दी से वो चिट्ठी अलमारी में छुपा देती है और जाकर दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुलने पर नीता की माताजी अंदर आती हैं और कहती हैं, नीता तेरे पापा तेरा मोबाइल मंगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तेरे पास अब कोई मोबाइल नहीं रहना चाहिए क्योंकि उन्हें अब विश्वास नहीं है। वैसे ही हम नहीं चाहते कि तू फ़ोन कर के ज़रिए राघव से किसी भी तरीके की बात करे, इसलिए अपना मोबाइल मुझे दे दो। नीता यह सुनते ही भड़क उठती है और कहती है कि ठीक है, तो ऐसा करो पापा को ही भेज दो मोबाइल लेने के लिए, मैं यह मोबाइल उनके हाथ में ही दूंगी। ऐसा कहकर नीता अपनी माँ को कमरे से वापस भेज देती है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है। तब नीता बुरी तरह से रोने लगती है कि रंजना भाभी सही तो कह रही हैं कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर विश्वास नहीं है। पापा इससे पहले कि मोबाइल लेने आए मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँगी। इतना कहकर नीता मोबाइल को उठाती है, परंतु यह क्या, एकदम वह चौंक जाती है और मोबाइल में देखने लगती है। मोबाइल देखने के बाद नीता अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि थैंक यू भगवान जी, आपने सबके सामने सच लाने का इंतज़ाम कर दिया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि रंजना भाभी और मेरी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही हैं। अब मेरे मरने के बाद जब यह मोबाइल सबको मिलेगा तब तो सबको मेरा और रंजना भाभी का सच पता चलेगा। मैं मरना नहीं चाहती, परंतु मैं अपनी माँ पापा का विश्वास ना मिलने के कारण बहुत हर्ट हुई हूँ। चाहती तो अभी की अभी यह फ़ोन मैं ले जाकर मम्मी पापा को दिखा सकती थी, परंतु अब मेरे अंदर जीने की कोई ख्वाहिश नहीं होती है। अब मैं जीना ही नहीं चाहती ऐसे घर में जहाँ पर बेटी को विश्वास ही नहीं दिया जाता। मुझे माफ़ करना मम्मी पापा, और आप भी मुझे माफ़ करना दीदी जीजा, और सलील भैया आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अब तुम्हारी बहन इतने अपमान के बाद जी नहीं सकती। आप सबकी प्यारी नीता। तब राघव बोलता है कि अब समझ आया नीता की चिट्ठी अधूरी क्यों रह गई थी, क्योंकि नीता जिस वक्त चिट्ठी लिख रही थी उसी वक्त चाची जी अंदर कमरे में नीता के पास आईं और उससे पहले ही वह अधूरी चिट्ठी नीता अलमारी में छुपा चुकी थी। और चाची जी के कमरे से बाहर जाने के बाद जब नीता को पता चला कि सब कुछ फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, तब नीता ने अपनी पूरी बात फ़ोन के ज़रिए ही कही और फिर अपनी पूरी बात करने के बाद उसने अपना फ़ोन अलमारी में रखे कपड़ों में छुपा दिया था और मौत को गले लगा लिया। राघव यह कहकर चुप हो गया, पर दूसरे ही पल बोला कि मैं जब यहाँ से गया था उसे अधूरी चिट्ठी को पढ़कर तब से ही मेरे दिमाग में बेचैनी हो रही थी और मैं बार बार सोच रहा था कि आखिर नीता ने वह चिट्ठी क्यों अधूरी छोड़ी और क्या कहना चाहती थी।
परंतु तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नीता के पास मेरा दिया हुआ मोबाइल था, शायद मोबाइल से कुछ पता लग सके। ऐसा कहकर मैंने पायल को फ़ोन कर दिया था और उससे कहा था कि वह मोबाइल को ढूंढे कि मोबाइल कहाँ है। और जब पायल ने वह मोबाइल ढूंढा तो उसे अलमारी के कपड़ों में से वो फ़ोन मिला। तब पायल ने मुझे यह खबर दी और मैंने आकर पायल के साथ फ़ोन में यह वीडियो देखी थी और वीडियो देखने के बाद ही मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। तब राघव रंजना से कहता है कि रंजना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से कोई नहीं बच सकता। तुमने साजिश तो बहुत अच्छी रची थी, परंतु ऊपर वाले को तुम भूल गई कि वह तुम्हारी इस गंदी साजिश को देख रहा है। इसीलिए तुम्हें और नीता को पता ही नहीं चला कि तुम लोगों की बातें फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं और तुम्हारे जाने के बाद ही नीता को पता चला कि यह सब बातें वहाँ रखे फ़ोन पर रिकॉर्ड हो रही हैं। और अब इस वीडियो को देखने के बाद साफ पता चल चुका है कि नीता बेकसूर थी, जिसे तुम्हारी गंदे चाल की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। और अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने के लिए, क्योंकि तुमने खुद अपने मुंह से नीता के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तब सलील रंजना के पास आता है और ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस घटिया औरत को, जिसने पवित्र रिश्ते को गंदा रूप देकर रिश्तों की मर्यादा ही भुला दी। पुलिस रंजना को अरेस्ट करके ले जाती है। इधर राघव पायल का हाथ पकड़कर जाने लगता है कि नीता के माँ बाप रोते हुए राघव और पायल से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो। हमारी गलतफहमी और अपनी औलाद पर विश्वास ना करने के कारण अपनी इतनी प्यारी बेटी को हमने खो दिया है और तुम पर भी हमने शक किया। हमें अपनी गलती की इतनी भयानक सज़ा मिल चुकी है। हम तुम्हारे और अपनी बेटी के गुनहगार हैं। नीता तो अब नहीं है इस दुनिया में, परंतु हमें तुम ऐसी सज़ा दो कि हम जीवन भर उस सज़ा को भोगें। पर राघव तो जैसे निशब्द हो चुका था। वह बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए बाहर निकल गया। इधर सलील सर पकड़ के बैठ चुका होता है। पायल रोते रोते बोली, चाचा चाची, आप एक बार तो नीता पर विश्वास करते, फिर एक बार राघव से ही पूछ लिया होता तो सच्चाई सबके सामने आ जाती, परंतु आपकी गलतफहमी और नासमझी के कारण सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई भी सज़ा हमारी नीता को वापस नहीं ला सकती है। आपके विश्वास ना मिलने के कारण एक हंसती खेलती लड़की को ना चाहते हुए भी अपनी जान देनी पड़ी। यह कहते कहते पायल रो पड़ती है और रोती हुई घर से बाहर राघव के पास चली जाती है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अचानक राघव को, जो कि ड्राइविंग कर रहा था, उसका ध्यान टूटता है। राघव नीता की यादों के घेरे से बाहर आ जाता है और देखता है कि पायल का फ़ोन आ रहा है। पायल का फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि भैया जी कहाँ हो? पायल दीदी के बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है, आप जल्दी आ जाइए, पायल दीदी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। यह सुनते ही कहता है, ठीक है कजरी, तुम पायल का ध्यान रखो, मैं तुरंत घर पहुंच रहा हूं। कजरी पायल के घर में काम करने वाली एक लड़की थी, जो कि वहीं पायल की वजह से घर के सर्वेंट रूम में रहती थी, पायल का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि पायल प्रेग्नेंट थी। इधर राघव तुरंत घर पहुंचता है और पायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। पायल की एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसे देखकर पायल और राघव बहुत खुश होते हैं। तब राघव उस बच्ची को गोद में उठाकर कहता है कि पायल, हमसे भगवान ने जो हमारी नीता ले ली थी, अब हमें वापस कर दी है और मेरी बेटी का नाम आज से नीता है और हम अपनी नीता को बहुत अच्छी परवरिश देंगे और एक अच्छे माँ बाप की तरह अपनी इस बेटी पर विश्वास बनाए रखेंगे सदा। यह कहकर राघव अपनी ही बेटी नीता को अपने गले लगा लेता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले और भी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी। थैंक यू।